नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। लगातार मित्रों का मैसेज आ रहा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप 24 घंटे से अब सोशल मीडिया से दूर रहे हैं। क्या बात है, कोई खबर आज आपने नहीं डाली है। मित्रों, सच यही है कि मैं आज पहली बार जीवन में अकेला महसूस कर रहा हूँ। जब मैं पटना पहुंचा था तो पटना मेरे लिए अनजान शहर था। यहाँ न मेरी कोई पहचान थी, न मेरे जानने वाले लोग थे। एक पत्रकार के रूप में हम पटना पहुंचे थे और पटना इस प्रदेश की राजधानी थी। हर गतिविधि अपने आप में महत्वपूर्ण होता था और उस पर नज़र रखना एक छोटे से मुफस्सिल एरिया से आए हुए पत्रकारों को कितना मुश्किल हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। उस दौर में मुझे सुशील मोदी जी का साथ मिला। शुरुआती दिनों से ही 2009-10 की बात की, उस समय में तो वो सरकार में थे। वो सरकार में थे और आलोचना उन्हें भी बर्दाश्त नहीं था। किसी भी स्थिति पर में वो भी आलोचना नहीं सहते थे और मैं लगातार खबरें बनाता था तो कहीं न कहीं सरकार की आलोचनाएं हुआ करती थी। बरबस एक बार एक कार्यक्रम में उनसे हमारी मुलाकात हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी खबर देखते। मैं उस वक्त ईटीवी में था और उन्होंने कहा कि संतोष जी, मैं अखबार पढ़ना पसंद करता हूँ। अखबार को हम पत्रकारिता का एक जरिया समझते हैं और उससे आज भी वहाँ पत्रकारिता बची हुई है, लेकिन आपकी वजह से हम कभी कभी टीवी भी देख लेते हैं। मुझे ये भरोसा नहीं हुआ कि मेरी वजह से, उस समय में तो हम स्ट्रिंगर थे, पटना मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, मेरी वजह से एक बिहार का डिप्टी सीएम ये कहे कि हम टीवी देख लेते हैं कभी कभी। गए थे, कोई जयंती समारोह वगैरह था उसमें। फिर सरकारें बदली, वो विपक्ष में भी आए। विपक्ष सरकार। जब वो विपक्ष में रहते थे तो हम उनके प्रिय पत्रकारों में हुआ करते थे। सत्ता में आते ही फिर टकरार होना शुरू हो जाता था और सत्ता में वो हमसे बचते भी थे। लेकिन जिस खबर में हम ये अपील कर देते थे कि मोदी जी को इस पर सोचने की जरूरत है, उस खबर को वो खुद 1-2 दिन के अंतराल के अंदर उस पर कॉग्निजेंस को लेते थे। किसी किसी खबर पर तो घंटों हमसे बहस करते थे कि संतोष जी की इसका ये आपके पास अधूरी जानकारी है, और मैं अपने तथ्यों पर डटा रहता था। उसके बाद उन जिन तथ्यों को से वो अनभिज्ञ रहते थे और मेरे पास कोई नया तथ्य रहता था तो उसका वो अध्ययन करते थे कि संतोष जी, सैल जी आपसे बात कर लेंगे। हमारे और मोदी जी के बीच हमेशा सैल जी सेतु का काम किया उन्होंने। हर फेसबुक पर भी अगर हम कुछ लिख देते थे तो तुरंत उसका वो नोटिस लेते थे। मतलब हमारे हर एक गतिविधि पर उनकी नज़र रहती थी। और जब कभी हम खबर चलाते भी थे तो एक इंसाइट मुझे महसूस होता रहता था कि चलिए, एक गार्जियन के रूप में सुशील मोदी तो हैं, अगर कोई ज़्यादा बवाल होगा तो वो संभाल लेंगे। कई मौके पर ऐसा लगा भी मुझे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह के मामले में उस समय वो सरकार में थी, बहुत ही असहज थी सरकार हमसे। विधानसभा का सत्र चल रहा था, अचानक उस सीढ़ी पर चढ़ रहे थे और मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा था विधानसभा पोर्टिको में। बस इशारों में सिर्फ मुझे कहा कि आप ऊपर आइए। कुछ बोला उन्होंने, लेकिन मैं उनका इशारा समझ गया और फिर मैं उनके चैम्बर में गया और फिर बंद कमरे में जो हमारी उनसे बात हुई, सार्वजनिक करना अच्छे हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सिर्फ इतना ही समझिए, उन्होंने, जबकि उस समय में सरकार असहज थी, उनके एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था और नीतीश काफ़ी गुस्से में थे, तो इतना ही उन्होंने कहा कि आपको डर नहीं लगता है? तब उनको क्या, आप हैं ना, आप हैं, तब हमें कोई डर नहीं है। तो वो व्यक्ति खामोश रह गया, कुछ नहीं बोला उन्होंने। और अक्सर मुझे ये सवाल उनसे सुनने को मिलता था कि संतोष जी, आप कहाँ से लाते हैं खबर? पूरी खबर में इतनी तन्मयता तो हम बहुत कम पत्रकारों में देखते हैं। और यही वजह था कि जब हम
यूट्यूब पर आए ना, हाल के दिनों में यूट्यूब पर आए, तो मेरे यूट्यूब को हमें लगता है कि सब्सक्राइब करने वाले 100-200 लोगों में वो रहे होंगे। और जब कुछ खबरें ऐसी हमने चलाई तो फ़ोन करके उन्होंने कहा कि चलिए यूट्यूब पर भी अब पत्रकारिता दिखनी शुरू हो गई है। मतलब हमारे हर खबर पर वो नज़र रखते थे। के पाठक वाली खबर पर भी वो कहीं न कहीं से उनकी प्रतिक्रिया आ जाती थी। और हम इस उम्मीद से खबर चलाते थे कि सुशील मोदी जी उसको लेकर कुछ न कुछ अगर विपक्ष में है तो आवाज़ उठाएंगे, सरकार में है तो उनके बस में अगर चीज़ें हैं तो कार्रवाई करेंगे। आज एक ऐसा अभिभावक जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहा, आज वो इस दुनिया में नहीं है। और उस व्यक्ति के जाने हमें ये कहिए कि अंतिम दिन जिस दिन वो पटना आए थे एयरपोर्ट पर, संयोग से हम एयरपोर्ट पर ही थे, वही व्हील चेयर पर जब वो आ रहे थे, मतलब देख के लगा कि देखिए जब वो पावर में थे तो कितने विधायक मंत्री लाइन लगा के मिलने के लिए खड़े रहते थे। और एयरपोर्ट पर पहुंचे थे एक अरुण कुमार विधायक, एक पूर्व विधायक अरवल का, और 10-20-50 कार्यकर्ता रहा होगा। कि देखिए यही राजनीति है। देखिए ये आदमी ने पूरी जिंदगी अपने संत के रूप में गुजार दिया, लेकिन संत आज की राजनीति में संत की जरूरत नहीं है। खैर, ये मेरा व्यक्तिगत क्षति है और हमें लगता है कि अब इस क्षति को पूर्ति तो नहीं किया जा सकता है। एक पत्रकार के लिए बहुत टकराव भी हुआ, कई मौके पर हमारा उनसे टकराव भी हुआ, कई मौके पर वो उन्होंने गुस्सा का सार्वजनिक रूप से इजहार भी किया और मन गुस्से में भी रहे, लेकिन कभी रिश्ता में खटास नहीं आया। हर वर्ष में एक बार वो सभी पत्रकारों को बुलाते थे और उस कार्यक्रम में बस उनका एक ही चीज़, पूरे वर्ष के दौरान जो हमने स्टोरी चलाई रहती थी उसमें 2-4-5 स्टोरी वो जरूर उसकी चर्चा वो कर देते थे कि लगे रहिए संतोष जी, मुस्कुराते हुए लगे रहिए संतोष जी। तो आज हम बस इतने अंदर से दुखी हैं कि एक ताकत हमें मिलती थी उनसे कि हम किसी से के खिलाफ खबर चला देते थे और अंतः मन में रहता था कि कहीं न कहीं कि अच्छा मोदी जी हैं, सत्ता में रहेंगे तो शायद सहयोग के लिए खड़ा नहीं हो, विपक्ष में है तब तो हमारे लिए वो लड़ जाएंगे। हमारे साथ कुछ अगर इस तरह की दुर्घटना भी होती है तो वह शख्स है जो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला है। तो आज कह सकते हैं कि गरीबों का आवाज़, बेसहारों का आवाज़ इस दुनिया से चला गया। न जाने कितने बेसहारों के लिए उसने लड़ाई लड़ी होगी, न जाने कितने गरीबों की लड़ाई उन्होंने लड़ी होगी, और एक से एक बड़ा, कितना बड़ा अपराधी क्यों नहीं हो, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों नहीं हो, आवाज़ उठाने में उसने कभी समय नहीं लिया, उसकी ताकत को नहीं देखा। और उन्होंने आवाज़ उठाकर बिहार में विपक्ष क्या होता है उसका एहसास वो हमेशा करते रहे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज बिहार एक ऐसे संतान को खो दिया है जिस संतान के जाने के बाद वॉइस, एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वॉइस, आवाज़, जिसके सहारे सरकारें हिल जाया करती थी, जिनके आवाज़ से इतना अध्ययन उनका रहता था उस मामले में कि एक से एक डॉक्यूमेंट्स निकाल कर लालू यादव हो, कोई भी हो, उनका जीना हराम कर देते थे। एक व्हिसिल ब्लोअर भी कह सकते हैं, इस प्रदेश को छोड़कर चला गया। नमन, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन चलते चलते हम ये जरूर कहेंगे कि सुशील मोदी की मौत नहीं हुई है, सुशील मोदी का ब्रूटली मर्डर हुआ है, उनकी हत्या हुई है। और ये हत्या मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों से उनके साथ जो कुछ भी पार्टी के अंदर हुआ है उसका मैं साक्षी हूं। ये आदमी और जीवन जी सकता था और लड़ाई को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन इस आदमी को अंदर तक तोड़ दिया गया। देखिए, जाना तो अपने बस में नहीं है, बीमारी का आना भी बस में नहीं है, लेकिन एक वजह तो है। बीमारी भी तभी आती है जब आप मानसिक तौर पर
असंतुलित हो जाते हैं, मानसिक तौर पर तनाव में रहते हैं, तभी कोई बीमारी भी आता है। तो सुशील मोदी भले इस दुनिया में अब नहीं रहे, कहने को तो लोग कहेंगे कि कैंसर से पीड़ित थे और वो एम्स में अंतिम सांसें ली, लेकिन बीजेपी के अंदर का पॉलिटिकल सिस्टम ने उन्हें पिछले 2020 से ही तिल तिल कर इस तरीके से मारा है कि कल रात जब वो कैंसर की वजह से अंतिम सांसें ले रहे होंगे, वो सांसें भले ही उनके जिंदगी के डोर को तोड़ रहा हो, वो मर तो 2 साल पहले ही गए थे।